हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 12 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल 2020 रिलीज किए हैं। एक सजेशन फ्रेंड्स आपके लिए कि यूपीएससी जनरली या मोस्टली बिल से जुड़े कोई क्वेश्चंस नहीं पूछते जब तक वो बिल एक्ट ना बन जाता हो। डेफिनेटली यूपीएससी क्वेश्चंस नहीं पूछती है, सो बिकॉज कि ऐसे बिल्स में अमेंडमेंट होने के चांसेस होते हैं, और अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनाती भी है तो डेफिनेटली उसके आंसर भविष्य में गलत होने के चांसेस होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स इसको आप ऊपर ऊपर से ही पढ़ें, और जब इसका एक्ट में परिवर्तन होगा तो हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस बिल जो आया है ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिपील करेगा, सो दैट हमारे देश में जो पोर्ट्स है उनका इफेक्टिव रेगुलेशन एज वेल एज कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ जो पोर्ट सेक्टर है, जो एक काफी ज्यादा इमर्जिंग सेक्टर है, उनका स्ट्रक्चरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इंश्योर किया जाए। अब हम बात करते हैं इस बिल के फीचर्स की। तो इसके तहत सेंट्रल मेरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, सो दैट ये अथॉरिटी स्टेट मेरीटाइम बोर्ड्स एंड शेड्यूल पोर्ट्स इन दोनों को रेगुलेट करेंगे। शेड्यूल पोर्ट्स बेसिकली फ्रेंड्स उन पोर्ट्स को कहेंगे जो इस एक्ट के पर्टिकुलर शेड्यूल में मेंशन हो गए। फॉर एग्जांपल आरबीआई का जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, उसी प्रकार से इस एक्ट के तहत जो भी पोर्ट्स शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं उनके रेगुलेशंस की बात ये अथॉरिटी करेगी। साथ ही साथ ये जो रेगुलेटरी है, ये अथॉरिटी है, ये ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मेरीटाइम एंड पोर्ट सेक्टर में फैसिलिटेट करेगा। कैसे? इंप्रूव्ड कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाकर, सो दैट नए पोर्ट्स का क्रिएशन हो सके, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग पोर्ट्स है उनका बेटर मैनेजमेंट हो सके। इस प्रोविजन या बिल के तहत मेरीटाइम पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ मेरीटाइम पोर्ट्स एपुलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, सो दैट अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हो रहे हैं पोर्ट सेक्टर में तो उनको कर्व किया जा सके। ये ट्रिब्यूनल बेसिकली होते क्या है? इट इज बेसिकली कोर्ट्स व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो अगर कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होंगे तो केस इन ट्रिब्यूनल्स के पास जाएगा, और अगर कोई कंसर्न कंपनी या इंडिविजुअल को अपील करनी है तो वो एपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पोर्ट पॉलिसी तैयार किए जाएंगे इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एमपीआरए मींस मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स भारत में जो है उनका हो सके। एमपीआरए के क्या फंक्शंस होंगे? बेसिकली एमपीआरए नेशनल पोर्ट प्लान तैयार करेगा विच इज इन अकॉर्डेंस टू नेशनल पोर्ट पॉलिसी, यानी कि नेशनल पोर्ट पॉलिसी के ही अकॉर्डिंग ये नेशनल पोर्ट प्लान तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ भारत वैसे कन्वेंशंस के जो सिग्नेटरी है जिसमें सिक्योरिटी, सेफ्टी, पॉल्यूशन कंट्रोल, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ पोर्ट से जुड़े मैटर्स आते हैं, तो उन सारे कन्वेंशन के प्रोविजंस को भी इनकॉर्पोरेट करेगा। ये जो मिनिस्ट्री है ऑलरेडी ड्राफ्ट मर्चेंट शिपिंग बिल रिलीज किए हैं, अलोंग विद ड्राफ्ट कोस्टल शिपिंग बिल 2020 भी रिलीज किए हैं, सो दैट जो भारत की शिपिंग इंडस्ट्री है उनके ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। अब बात करते हैं हमारे देश में जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आप हमें बताइए फ्रेंड्स कि यूपीएससी ने रिसेंटली क्वेश्चंस भी पूछे थे कि कितने मेजर पोर्ट्स हैं। तो अभी करंटली 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और जो 13th मेजर पोर्ट्स है उसे कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई है और उसे मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में तैयार किया जा रहा है। यूपीएससी जनरली इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है, अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ प्रॉपर जानकारी रखें कि कांडला इज द नदर मोस्ट, देन मुंबई पोर्ट, देन जेएनपीटी पोर्ट, देन मोरमुगांव, देन न्यू मैंगलोर, देन कोचीन। ये ऑर्डर आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, और ये 12 मेजर पोर्ट्स भारत के हैं, इन सब का नाम आपको याद रहना चाहिए। और ये किस स्टेट में है? फॉर एग्जांपल कांडला गुजरात में, आप हमें बताइए मैंगलोर किस स्टेट में है, कोची पोर्ट किस स्टेट में, ये केरला में है, तुतिकोरिन कहाँ पर है, विशाखापट्टनम किस स्टेट में। तो ये सब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसा कि मैंने बताया कि इसी साल यूनियन कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था
टू सेटअप 13th मोजर पोर्ट, कहाँ पे, वर्धमान में, विच इज लोकेटेड अबाउट 190 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ JNPT, यानी कि ये JNPT है उसके 190 किलोमीटर नॉर्थ में ये वर्धमान में यानी कि बदहावन में पोर्ट क्रिएट किए जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स, इट इज अबाउट इंडिया उज्बेकिस्तान साइंस 9 एग्रीमेंट टू फर्दर बूस्ट कोऑपरेशन। हाल ही में इंडिया उज्बेकिस्तान के जो ऑफिशियल्स है उनकी मीटिंग हुई और उसके तहत 9 एग्रीमेंट्स साइन करवाए गए। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि उज्बेकिस्तान लैंडलॉक कंट्री है या फिर कोई इनका ओपन टू द सी। तो बेसिकली इट इज ए लैंडलॉक कंट्री, आप यहाँ देख सकते हैं ये उज्बेकिस्तान है। इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज का नाम हमें बताइए, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। और आप ये देख रहे हो ये कोई सी की तरफ ओपन नहीं है, कैप्सियन सी है, बट उज्बेकिस्तान डज नॉट बॉर्डर्स द कैप्सियन सी, इट इज ए लैंडलॉक कंट्री। तो जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो किस फील्ड्स में हुए हैं? बेसिकली न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव किया जाए दोनों देश के बीच इस क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बूस्ट किया जाए, साथ ही साथ जो गुड्स के मूवमेंट होते हैं एक देश से दूसरे देश यानी कि उज्बेकिस्तान टू इंडिया और वाइस वर्सा, तो जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होते हैं उनकी शेयरिंग भी हो सके, सो दैट प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। उज्बेकिस्तान की बात करें तो भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण देश है, जो भारत के इंटरेस्ट्स को जो सेंट्रल एशियन रीजन में है उनको बूस्ट करेगा। सेंट्रल एशियन रीजन भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब ये क्यों, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी पर्पस से, अगर भारत को सेंट्रल एशियन रीजन की कनेक्टिविटी मिल जाती है तो डेफिनेटली भारत यूरोप से लैंड मास के जरिए कनेक्ट हो सकेगा। कैसे? आप एटलस ओपन करिए और सेंट्रल एशियन रीजन को आइडेंटिफाई करिए, यानी इन कंट्रीज को देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है वो यूरोप को कनेक्ट करती है। तो डेफिनेटली इट विल बूस्ट कनेक्टिविटी टू यूरोप, और भारत और यूरोप के बीच जो प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जो सेंट्रल एशियन रीजन है वो भारत के लिए यानी भारत के प्रोड्यूसर्स के लिए ह्यूज कंज्यूमर मार्केट की तरह काम करता है। वहाँ पे रेंज ऑफ इंडियन गुड्स और सर्विसेज बेचे जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे गुड्स जो सेंट्रल एशियन रीजन में ओरिजिनेट होते हैं वो भारत में बेचे जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है आयरन ओर के मामले में रिच रीजन है, कोल के मामले में रिच रीजन है, ऑयल, गैस, गोल्ड, इन सब के मामले में रिच रीजन है। इनफैक्ट यूरेनियम इज बिगेस्ट रिसोर्स जो है सेंट्रल एशियन रीजन का। तो भारत के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी भी ओपन करता है इन्वेस्टमेंट पर्पस से। एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा। आपको पता है कि भारत एनर्जी डेफिशिएंट नेशन है। भारत मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी कोल से प्रोड्यूस करता है और हम कोल इंपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है इन सेंट्रल एशिया में एबंडेंट है, तो डेफिनेटली इसकी मदद से जो एनर्जी सिक्योरिटी है भारत की वो बूस्ट हो सकेगी। द नेक्स्ट इज इंश्योरिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। कोई भी देश में अगर इनस्टेबिलिटी रहती है तो डेफिनेटली जो रीजनल नेशंस होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो ये सेंट्रल एशियन रीजन बेसिकली एक प्रकार से कह सकते हैं काफी नियर टू इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे कुछ इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है तो ये इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगी। साथ ही साथ भारत के जो ओवरसीज प्रोजेक्ट इन रीजन्स में चलाए जा रहे हैं, लेट्स से कि तापी पाइपलाइन, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी एक प्रकार से नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के पर्पज से आप हमें बताइए कि जो तापी पाइपलाइन है ये किन किन देशों से गुजरता है। एक हिंट आपको, बेसिकली टी मींस तुर्कमेनिस्तान, और ये जो 3 देश है इनके नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है CR रीजन्स में। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिलेशन में भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज चाइना ही है। तो धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस इन रीजन में बढ़ता जा रहा है। आपको पता होगा वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना कनेक्टिविटी प्रोग्राम चला रहा है वो इन सेंट्रल एशियन रीजन से भी गुजरेगा। तो डेफिनेटली चाइना की तो कनेक्टिविटी इंश्योर हो जाएगी, क्योंकि चाइना इन सेंट्रल एशियन देशों से बॉर्डर भी शेयर करता है। आप देख सकते हैं ये चाइना है और ये कजाकिस्तान है। तो भारत के लिए चैलेंज है लेक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि इंडिया कोई फिजिकल बॉर्डर सेंट्रल एशियन नेशन से नहीं शेयर करता। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक चैलेंजेस है
इन रीजन्स में फेस किए जाते हैं, जैसे एक्सट्रीमिज्म, ऑथोरिटेरियन रिजिम, डेमोक्रेसी तो वहाँ है नहीं, टेररिज्म, इन सब चैलेंजेस के कारण भी भारत के इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। बेसिकली इट इज अबाउट कि जो एक स्टडी में पाया गया कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ में से जो 7 डेथ हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण ही हो रहे हैं। ये स्टडी कौन रिलीज किया है? तो बेसिकली ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किए हैं, इसी में ये बातें कही गई है, जिसमें कहा गया कि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो वो 70% ऑफ द डेथ ग्लोबली काउज कर रहे हैं। तो एक चैलेंजिंग विषय है फ्रेंड्स। अन्य फाइंडिंग्स क्या है? हार्ट डिजीज जो कि एक मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, वो डेथ का लीडिंग काउज है। 16% ऑफ द डेथ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रहे हैं उसमें हार्ट डिजीज के कारण देखने को मिल रहे हैं फॉर द वर्ल्ड वाइड फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, यानी कि 20 सालों में ये ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। एक खुशी की बात है फ्रेंड्स कि जो कम्युनिकेबल डिजीज से डेथ होने के चांसेस है उसमें डिक्लाइन देखने को मिली है, लेकिन अभी भी मेजर चैलेंज है खासकर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब फ्रेंड्स जैसे जिसे 1% से दूसरे पर्सन में स्प्रेड किया जा सके, जैसे कफ हो गया या कोविड को ही आप ले लो तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। नॉन कम्युनिकेबल मीन्स कि इट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आगे हम बात करेंगे इसके डिटेल्स में। एक और खुशी की बात है कि जो पर्सन्स हैं यानी कि ह्यूमंस हैं उनके लाइफ स्पेन्स में भी, यानी कि जो एवरेज लाइफ है ह्यूमंस की उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्लोबल एवरेज लाइफ फॉर सिंगल पर्सन 73 साल यानी कि 73 ईयर से भी ऊपर हो गया है 2019 में, कंपेयर टू ईयर 2000 इट वाज ओनली 67। एक और फाइंडिंग्स है कि जो डिजेबिलिटी है, डिजेबिलिटी मतलब जैसे फिजिकली हैंडीकैप या फिर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो ये सब डिजेबिलिटी के कंपोनेंट है। ऐसे केसेस राइज होते हुए दिख रहे हैं। एनसीडी की अगर हम बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये क्रोनिक डिजीज होते हैं। क्रोनिक डिजीज में ये आपके शरीर में लंबे समय तक रहते हैं, इनफैक्ट आपकी मृत्यु भी कभी कभी इन डिजीज से हो जाती है। तो ये मोर ड्यूरेशन के लिए रहते हैं एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक, यानी कि जेनेटिकली ये बीमारी आपको हो सकती है जो आपके पेरेंट्स से मिली हो, या फिर फिजियोलॉजिकल बीमारी, या फिर इन्वायरमेंटल रिलेटेड डिजीजेस जो यानी कि जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में रह रहे जैसे पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते तो उसके कारण रिस्पायरेटरी डिजीज आपको हो सकता है। साथ ही साथ बिहेवियरल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स मींस लाइफ स्टाइल आपकी प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली डायबिटीज जैसे बीमारी या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कुछ वेराइटीज की। तो इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज आ जाते हैं लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां आती हैं। क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज लाइक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और अस्थमा की ही बात कर लो सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज की। क्या कारण है एनसीडीज यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को काउज करने में? फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करना, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते या फिर आप मूवमेंट भी नहीं करते। अनहेल्दी डाइट्स, आप अगर चिप्स खाओगे, लेज खाओगे तो डेफिनेटली उससे एनर्जी तो नहीं लेकिन एनर्जी कम होगी। साथ ही साथ आपके शरीर में फैट्स बढ़ेंगे। फ्रूट वेजिटेबल नहीं खाओगे तो जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट शरीर को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। साल्ट हाई मात्रा में खाते हो, फैट वाले प्रोडक्ट्स खाते हो तो डेफिनेटली ये शरीर को कमजोर करती है। टबैको यूज, हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, ये ऑल बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को काउज करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट लैंसेट सिटीजन्स कमीशन ऑन री-इमेजिंग इंडिया हेल्थ सिस्टम लॉन्च। आप हमें बताइए लैंसेट क्या है? ये लैंसेट बेसिकली वीकली मेडिकल जर्नल है जो हर सप्ताह पब्लिश किए जाते हैं। तो इसी की एक हेल्थ केयर बॉडी बनाई गई जिसको लैंसेट सिटीजन्स कमीशन कहा गया। तो ये कमीशन बेसिकली 4 मेंबर बॉडी है। इन्होंने ही भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए फ्रेमवर्क या रोड मैप तैयार करेगा। इसी से रिलेटेड ये न्यूज है।
तो बेसिकली इट इज ए क्रॉस सेक्टर इनिशिएटिव, यानी कि मल्टीपल सेक्टर्स विल बी इन्वॉल्व इन दिस सो दैट एक सिटीजन से रोडमैप तैयार किया जा सके इन द डायरेक्शन टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ 10 years. द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर दिस कमीशन इज दैट कि जो स्ट्रक्चरल चेंज होने हैं टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वो तभी अटेन हो सकेगा जब हम कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटरी तरीके से जो डाइवर्स सेक्टर्स है उनको इन्वॉल्व करेंगे हेल्थ केयर में। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने भारी डिजीज लोड है भारत के ऊपर, तो डेफिनेटली अगर हम कहें सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ कर देगी तो वो तो उचित नहीं होगा। लेकिन ये जो रोडमैप तैयार की गई है इसकी मदद से डेफिनेटली जो भारत में सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट टू हेल्थ दिए गए हैं उसके एस्पिरेशंस को डेफिनेटली फुलफिल करेगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का क्या मतलब होता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब फ्रेंड्स कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके पास वो सारी हेल्थ सर्विसेज हो जो उन्हें रिक्वायर होती है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसे हॉस्पिटल की जरूरत है तो हॉस्पिटल उपलब्ध हो, दवाई की जरूरत है वो दवाई उपलब्ध हो, कभी भी कहीं भी जब भी जरूरत हो। ऐसा नहीं हो कि फाइनेंशियल हार्डशिप के कारण वो सर्विसेज नहीं मिल रही है। तो यह इंश्योर करना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के डायमेंशन की बात करें तो इसमें हेल्थ प्रमोशन, आपने टीवी में देखा होगा कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट होते हैं वो बेटर हेल्थ हाइजीन को प्रमोट करने की बात करते हैं। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, अगर आपको हो गई तो ट्रीटमेंट भी करवाया जाएगा, साथ ही साथ रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब है फ्रेंड्स कि आपको सीरियस इलनेस हो गया है और स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर की जरूरत है तो वो केयर भी हर जगह कभी भी प्रोवाइड की जा सके। बात करते हैं कि जो भारत में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्यों नहीं अचीव हो पा रहा है, यानी कि उसके चैलेंजेस क्या है। सबसे बड़ा चैलेंज फ्रेंड्स आपको पता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे लेस देन 1% हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार इन्वेस्ट करती है। साथ ही साथ रीजनल डाइवर्सिटी है। अब बिहार या फिर यूपी के हेल्थ केयर सिस्टम को देख लीजिए, भर से तमिलनाडु, चेन्नई या फिर कर्नाटक, यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को देख लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रेंड्स कि हमारे देश में डिजीज की संख्या भी काफी ज्यादा है और उनकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, यानी कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल आर बेसिकली सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज। साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी की भी समस्या है। आपको पता है कि अगर पुरुष को कोई बीमारी होती है तो वो तो इलाज करवा भी लेते हैं, लेकिन महिला के क्षेत्र में क्या होता है कि वो घर में ही इलाज करवाए जाते हैं उनके, या फिर यूं कहो कि जो प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी भी होती है रूरल एरियाज में तो घर में ही करवा दी जाती है, जिसके कारण जो बीमार पड़ने की जो चैलेंजेस है या फिर फ्रिक्वेंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के जेंडर इक्वालिटी वाले इश्यूज भी भारत के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करवाने में रुकावटें डालती है। साथ ही साथ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये बेसिकली फ्रेंड्स की भारत में अगर बीमारों की संख्या देखें, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी देखें कितना है, बहुत ही कम। WHO के रिकमेंडेशन से तो ये और भी कम है। तो डेफिनेटली अगर इतने बड़े पेशेंट्स को डील करना है तो हमें डॉक्टर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट की जो पब्लिक हेल्थ केयर में जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। इस दिशा में डेफिनेटली आयुष्मान भारत स्कीम भी लाई गई थी 2018 में, which was recommended by National Health Policy 2017 so that universal health coverage अचीव किया जा सके। इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो 1.5 लाख प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो ऑलरेडी थे उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जहां पर जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है लाइक ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग हो गया, डायबिटीज या शुगर चेकअप हो गया, ये सब सुविधाएं प्रदान की जाए। साथ ही साथ वैक्सीनेशन वाली कोई इश्यू आती है तो वहां पर ये सेंटर्स में जाके वैक्सीनेशन भी करवाए जा सके। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपने इसके बारे में भी सुना होगा कि इसके तहत जो पुअर हाउस होल्ड है उनको पर ईयर पर फैमिली 5 लाख का एक प्रकार से इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। यानी कि अगर आप बीमार हो गए जिसके कारण आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी और अगर वो डिजीज उस कैटेगरी में आता है तो डेफिनेटली आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा, यानी कि आपको 5 लाख तक के फीस को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखिएगा ये 5 लाख पर फैमिली है, पर ईयर है।
for secondary and tertiary care hospitalization across public and private impaneled hospital, not all private hospital but private hospital which are impaneled by the government। ये याद रखिएगा, यूपीएससी ऐसे ट्रैप्स में आपको डालने का प्रयास करती है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लान कर रही है कि वो 3D प्रिंटिंग पॉलिसी लेकर आए। आप हमें बताइए फ्रेंड्स कि 3D प्रिंटिंग क्या होता है। बेसिकली 2D प्रिंटिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आप जनरली यूज भी करते हो फॉर प्रिंटिंग ऑफ द पेजेस। लेकिन 3D प्रिंटिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका 3 डायमेंशन यानी कि तीनों डायमेंशन वाले प्रोडक्ट्स प्रिंट होते हैं फ्रॉम द मशीन, है ना। तो 3D प्रिंटिंग या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का इस्तेमाल करता है या फिर वर्किंग मॉडल्स उन ऑब्जेक्ट का जिसे प्रोड्यूस किया जाएगा बाय laying down successive layers of materials such as plastic, resins, thermoplastic, metals, fiber और ceramic। बेसिकली कहने का फ्रेंड्स मतलब है फ्रेंड्स कि ये 3D लेट्स से प्रिंटर है, तो जो इनपुट्स होंगे वो इनपुट प्लास्टिक भी हो सकते हैं, या मेटल के भी हो सकते हैं, या सेरेमिक के भी हो सकते हैं। वो इनपुट आपने यहाँ दिया और जिस भी ऑब्जेक्ट की आपको प्रोडक्ट बनानी है उसका आप 3D CAD मॉडल तैयार करें एक सॉफ्टवेयर की मदद से पार्टिकुलर कंप्यूटर के ऊपर, और उसे फिर STL फाइल में कन्वर्ट करें, और जो मटेरियल्स आपको यूज करने उस मटेरियल्स की आप अटैच करें, जिसके मदद से वो एक प्रकार से रफ लेयर तैयार करेगा। उसके बाद 3D प्रिंटर उसे प्रिंट करके एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेगा। इसकी मदद से आप प्लास्टिक के कोई भी प्रोडक्ट्स बना सकते हो। लेट्स से कि आपको पोट बनाने हैं तो आप वो पोट भी बना सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप फ्लावरिंग के लिए कर सकते हो। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एक प्रकार से 3D प्रिंटिंग एक बिग इनोवेटिव प्रोडक्ट है। भारत में भी इसके डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, खासकर ये टॉय इंडस्ट्री में और अच्छे तरीके से यूज हो सकेगा क्योंकि उसकी मदद से जो वेरियस टॉयज है उसे डेवलप किया जा सकेगा। तो अब बात करते हैं ये जो पॉलिसी लाई गई क्या एम है इसका। इसकी मदद से जो हम 3D प्रिंटिंग है उसको प्रमोट किया जाए, यानी कि कंड्यूसिव इकोसिस्टम तैयार किया जाए 3D प्रिंटिंग के लिए, सो दैट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट हो सके ऐसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इंडिया में। साथ ही साथ इसकी मदद से मैन्युफैक्चरिंग भी किया जा सके। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इसकी डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा हो रही है कि आने वाले 4 सालों में यानी कि 2024 में इसका मार्केट वैल्यूएशन $34.8 बिलियन तक हो जाएगा। ये जो पॉलिसी 3D प्रिंटिंग को प्रमोट करेगा इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी कि लार्ज स्केल पे। अब ये टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स काफ़ी महंगी होती है, तो अब कोई भी इंडस्ट्री अगर इसे यूज करना चाहेगा तो डेफिनेटली उसे इकोनॉमिक इंसेंटिव्स प्रदान किए जाने चाहिए सो दैट वो इन टेक्नोलॉजी को खरीद कर सके और इसे यूटिलाइज कर सके, है ना। तो ये पॉलिसी डोमेस्टिक कंपनीज को मदद करेगी टेक्निकल चैलेंजेस या फिर इकोनॉमिक बैरियर्स को रिमूव करवाने में, सो दैट वो ऐसे टेक्नोलॉजी को अपनी इंडस्ट्री में यूज कर सके, जस्ट लाइक यूएसए एंड चाइना आर डूइंग। तो 3D प्रिंटिंग की बात मैंने कर लिया है। आपको अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे आप 3D प्रिंटिंग को सर्च करें और आप उसे देखें। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की मदद से हम मॉडल तैयार करते हैं सबसे पहले, और उस मॉडल को जब तैयार कर लिया जाता है तो 3D प्रिंटिंग को या 3D प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और 3D प्रिंटर उस इंस्ट्रक्शन के आधार पे काम करता है। और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो बेसिकली मटेरियल्स को काट कर नहीं की जाती। जैसे आपने केप्स के बारे में सुना होगा जिसमें हम मटेरियल्स को इरोड करते हैं तब वो स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। इसमें डिपोजिशन यानी कि जो मटेरियल जो इनपुट्स यूज किए जाएंगे वो डिपोजिशन कर ही प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा। वो मटेरियल्स मेटल का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है ना। तो एप्लीकेशन एरियाज कहाँ कहाँ है, तो हर क्षेत्र में लगभग इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो मेडिकल या एलाइड सेक्टर हो। ऑटो पार्ट्स को अगर कुछ बनाने हैं, जैसे कोई प्लास्टिक कंपोनेंट्स आपके बाइक के या फिर कार के खराब हो गए तो घर में ही बैठ के प्रिंट कर ले और उसको सेट कर ले, है ना। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल के प्लास्टिक्स या फिर एक प्रकार से कोई कंपोनेंट जो बिगड़ गया हो उसको बनाना है तो वो तैयार कर ले। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को तैयार भी कर सकते हो। तो इसके डायमेंशंस बहुत ही ज़्यादा, यूपीएससी जनरली डायमेंशन पर फोकस करेगी और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जनरली ऑल ऑफ द एबव होता है।
क्योंकि हर सेक्टर में इसे यूज किया जा सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड। लेट्स मूव टू द अदर आर्टिकल। इट इज अबाउट शॉर्ट न्यूज। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। बेसिकली ये एशिया डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है, जिसके तहत जो डेवलपिंग मेंबर इकोनॉमीज है, यानी कि सबसे पहले तो वो मेंबर होने चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के, और दूसरा वो डेवलपिंग इकोनॉमीज होने चाहिए। तो इसकी मदद से $9 बिलियन पास किए गए हैं, सो दैट जो ये डेवलपिंग मेंबर इकोनॉमीज है कोरोना वायरस वैक्सीन को अपने देश के लोगों तक पहुंचा सके और प्रोक्यूर भी कर सके। आपको पता है डेवलपिंग मेंबर इकोनॉमीज के पास पैसों की कमी होती है, और इतना बड़े लेवल पर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करना एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट बन सकता है उनके लिए। सो दैट इस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। जो पार्ट्स कवर किए जाएंगे इसके तहत कोल्ड चेन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को बढ़ाया जाएगा। यानी कि आपको पता है कि वैक्सीन जो स्टोर किए जाते हैं एक प्रॉपर टेम्परेचर में स्टोर किए जाते हैं। जो ट्रांसपोर्ट कार्स होते हैं या फिर व्हीकल्स होते हैं उनकी भी प्रॉपर कोल्ड फैसिलिटी इंश्योर की जाती है, सो दैट वैक्सीन की एफिकेसी बनी रहे। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा इन पैसों की मदद से, और जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है उन्हें भी डेवलप किए जाएंगे। प्रोसेसिंग फैसिलिटी का मतलब है फ्रेंड्स कि जो वैक्सीन बनाई जाएंगी वो इन देशों को टेक्नोलॉजी दे दिया जाएगा, और फिर उन्हीं के देश में ये वैक्सीन प्रोसेसिंग की जाएगी, सो दैट कॉस्ट कम पड़े। तो जो APVAX है, यानी कि एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, इसके दो कंपोनेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज रैपिड रिस्पांस कंपोनेंट टू सपोर्ट क्रिटिकल वैक्सीन डायग्नोस्टिक, साथ ही साथ प्रोक्यूरमेंट ऑफ वैक्सीन एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन। जो दूसरा कंपोनेंट है प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट, जिसके तहत सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके वैक्सीन का, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना, डिलीवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन along with associated investment in building capacity। फ्रेंड्स इन दोनों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप इतने पॉइंट्स को याद रखिए। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट प्रतास आइलैंड। अब आप हमें बताइए कि प्रतास आइलैंड कौन से सी में लोकेटेड है। प्रतास आइलैंड, जिसको डोंगबिसा आइलैंड भी कहते हैं, अब एक बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया, ये जो प्रतास आइलैंड है ये साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना सी में और भी प्रिसाइज बोले तो ये नदर्न पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी, जो कि ताइवान के जुरिडिक्शन में। आप हमें बताइए फ्रेंड कि साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन कहां से गुजरती है, और ये कंट्रोवर्सी कौन कौन से देश के बीच में है। साथ ही साथ आप ये बताइए कि ताइवान और चाइना के बीच से कौन सा स्ट्रेट गुजरता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक्सपर्ट्स जो है वो वार्न कर रहे हैं कि इस ताइवान कंट्रोल आइलैंड के ऊपर चाइनीज अटैक हो सकता है इस प्रतास आइलैंड को कैप्चर करने के लिए। चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है कि अगर वो इस आइलैंड का कैप्चरिंग कर लेता है तो डेफिनेटली यूएस के या फिर इंडिया या अन्य देशों के अगर शिप्स आते हैं तो उसको यहीं से रेगुलेट कर सकेगा, उसको अपने टेरिटोरियल वाटर में आने नहीं देगा, और बफर स्टेट की तरह ये रीजन काम करेगा। तो डेफिनेटली जो ओपन सी ट्रेड वाली पॉलिसी है वो वायलेट होगी। तो ऐसे इश्यूज डेफिनेटली चाइना को प्लस पॉइंट प्रोवाइड करेगा। आप हमें सिर्फ इतना याद रखना है फ्रेंड्स कि ये प्रतास आइलैंड कहाँ पर है, कौन से सी में है, और ये किसका जुरिडिक्शन के अंदर है, और इश्यू क्या रही है। तो इश्यू यही है कि चाइना उस पर कब्जा करना चाहता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट शाहतूत डैम। यूपीएससी अगर डैम के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछती है तो बेसिकली कौन से रिवर पे बनाया गया है या फिर किस स्टेट में ये डैम बनाया जा रहा है, तो हम भी उसी टाइप से फोकस करेंगे फ्रेंड। भारत शाहतूत डैम बना रहा है मैदान रिवर के ऊपर, जो कि काबुल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है अफगानिस्तान में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शाहतूत डैम ये इंडिया अपने स्टेट्स में नहीं बना रहे हैं बल्कि अफगानिस्तान में बना रहे हैं, जो कि मैदान रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल। बेनिफिट्स क्या होंगे फ्रेंड? डेफिनेटली जो हर डैम के होते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज प्रदान की जा सकेगी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो सकेगा स्पेशली फॉर 2 मिलियन पीपल, यानी कि 20 लाख पीपल को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रदान की जा सकेगी इन द सिटी ऑफ काबुल। साथ ही साथ जो डैम बनाए जाएंगे उसके तहत ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो सकेगा, सो दैट जो ड्रिंकिंग पर्पजेज या रिक्वायरमेंट्स है वहाँ के सिटीजन्स की वो फुलफिल की जा सके इन एंड अराउंड काबुल।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। अब कोई भी स्कीम के बारे में आपको क्या जानकारी रखनी चाहिए, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन क्या इश्यू है बेसिकली अभी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। वो प्रोग्राम का क्या काम होगा कि बेसिकली जो बेनिफिशियरीज है पीएम स्वनिधि बेनिफिशियरी और उनके फैमिली, उनके सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग की जाएगी। सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग का मतलब वो क्या काम करते हैं, किस क्षेत्र में काम करते हैं, कितना कमाते हैं, कितनी फैमिली है, इन सब का डिटेल्स लिया जाएगा। और जो डाटा कलेक्ट किए जाएंगे उसके बाद उन डाटा के माध्यम से ये एनालाइज किया जाएगा कि ये जो पीपल्स है, स्ट्रीट वेंडर्स और उनके फैमिली, वो और अन्य कौन सेंट्रल स्कीम्स के लिए एलिजिबल है, सो दैट जो भी स्कीम्स के लिए वो एलिजिबल है वो स्कीम्स उनको और प्रदान कर सके, सो दैट उनका होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जो सिटीजन्स होते हैं उनको स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं, और जब पता ही नहीं तो वो लाभ नहीं उठा पाते, और जब लाभ नहीं उठा पाते तो उनका सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं होता। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है जिसके तहत सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग की जाएगी बेनिफिशियरीज की, वो किया जाएगा। अब हम पीएम स्वनिधि योजना की बात करें तो बेसिकली इसके तहत 10,000 तक के कैपिटल लोन दिए जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, सो दैट वो कैपिटल गुड्स खरीद सके टू रन देयर लाइवलीहुड। बिकॉज दीज स्ट्रीट वेंडर्स, जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था तो उसके कारण ये एडवर्सली इफेक्ट हुए थे, तो इन्हें इस सिचुएशन से ऊपर निकालने के लिए इस प्रकार के स्कीम्स लाए गए थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। इट इज अबाउट रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। प्राइजेस के बारे में यूपीएससी जनरली क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, लेकिन यूपीएससी का क्या भरोसा, यूपीएससी कब अपने एटीट्यूड को बदल दे, क्योंकि आपने इस साल के प्रीलिम्स में डेफिनेटली वो एटीट्यूड यूपीएससी का देखा होगा, जहां पर यूपीएससी अपने एक नए अवतार में ही अवतरित हुआ। तो ये जो प्राइज मिला है ये किसे मिला है, इसे कैरोलिना आरजुओ को मिला है, जो कि एक ब्राजील की मैथमेटिशियन है। इसी को ये 2020 अवार्ड मिला है बिकॉज ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग वर्क इन अलजेब्रिक ज्योमेट्री। लेकिन एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती कि जो अवार्ड दिए जाते हैं क्या सिर्फ इंडियंस को दिए जाते हैं? अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टर कैरोलिना को मिला है वो ब्राजील की है, और ये फर्स्ट नॉन इंडियन है जिसको ये प्राइज मिला है। प्राइज वैसे तो 2005 से ही एनुअली दिया जाता है टू ए रिसर्चर which belongs to a developing country having the age less than 45 years of age। इस अवार्ड्स को कौन इंस्टीट्यूट करता है? बेसिकली इट इज इंस्टीट्यूटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेमोरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजन। आपने श्रीनिवास रामानुजन द ग्रेट मैथमेटिशियंस के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। आप हमें बताइए उस मूवी का नाम क्या है, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपका उसे देखना बनता है। तो वही श्रीनिवास रामानुजन इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने स्पेक्टुलर कंट्रीब्यूशंस किए इलिप्टिक फंक्शंस में, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में, इनफाइनाइट सीरीज में, एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर। ऐसे लोग हमारे देश में होते तो है, लेकिन इनको एक इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, इन्हें इग्नोर किया जाता है, जिसके कारण वो विदेशों में जाते हैं और वहां पर अपने परचम लहराते हैं। तो हमें ऐसे लोगों की मदद करने की जरूरत होती है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इन द लास्ट आर्टिकल इट इज अबाउट इंडियाज इंडिजीनियस mRNA वैक्सीन। तो बेसिकली इंडिया ने खुद mRNA वैक्सीन डेवलप किया है जिसका नाम है HGCO90। याद रखने की जरूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि यूपीएससी आपको ऐसे धोखे बार बार देते हैं। इस वैक्सीन का नाम है HGCO90। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, रिसेंटली HGCO19 वाज इन न्यूज, इज रिलेटेड टू व्हिच? इट इज रिलेटेड टू वैक्सीन। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड वैक्सीन जेनोवा, और इसको अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI जो ड्रग अप्रूवल करती है, वहां से अप्रूवल मिल गया है कि वो फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स ह्यूमंस के ऊपर कंडक्ट कर सकते हैं। बेसिकली mRNA वैक्सीन की बात करें तो इस वैक्सीन के तहत मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाते हैं, जिसके तहत जब इसे बॉडी में लिया जाता है तो एक प्रोटीन जनरेट करता है ये वैक्सीन, स्पेशली तब जब कोई भी व्यक्ति या होस्ट वायरस के अटैक में आता है ना, तो जो होस्ट बॉडी है वो इस की मदद से वायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा वंस द वायरस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, सो दैट वो एंटी कवच के मतलब कवच जो सो दैट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स तैयार किया जा सके अगेंस्ट द डिजीज। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन।
और होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। करंट अफेयर्स एक इम्पोर्टेंट फील्ड है यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पर्पस के लिए, और अगर आप इसे डेली सुनते हो या फिर देखते हो तो डेफिनेटली आपके करंट अफेयर से जुड़े जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो सकेंगे मोर क्लियरिटी के तहत, और आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच है वो भी डेवलप होगी। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप जो वीडियोस चाहते हैं वो हमें कमेंट में लिखें, मैं वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।